हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार। सभी का स्वागत है यार फर्स्ट लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम में। एक नया चैप्टर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। और 11th का अगर हम बात करें तो वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर जो बच्चों को लगता है ना। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही यार मैं आप लोगों को बता दूं कि यस, ये चैप्टर बच्चों को टफ लगता है ना। ये न्यूमेरिकल चैप्टर है, इसमें थ्योरी आएगी, ऑब्वियसली थ्योरी आएगी और उससे रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे। लेकिन यार ये बच्चों को थोड़ा सा टफ जाता है ना। अब यार टफ जाने का जो मेन रीज़न वो इसलिए होता है कि यार हम लोग इसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं करते। अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, है ना। लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, मतलब जो स्पेसिफिक आपसे पूछी जाती हैं वो चीज़ हमको करनी है ना। और उनको हम बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे, सारी चीज़ बढ़िया तरीके से कवर करी जाएगी। लेक्चर्स को यार स्किप मत करिएगा, है ना। पहला लेक्चर है, उसी में ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लेक्चर कोई भी स्किप मत करना। ये मत सोचना कि यार नहीं यार, जैसे मेरे को तो बफर सोल्यूशन आता है तो यार मैं बफर सोल्यूशन क्यों पढ़ूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं देखनी है। आप लोग पूरा लेक्चर देखिए, है ना, शानदार तरीके से समझिए, आराम आराम से चलेंगे, एक एक चीज़ यार समझते हुए चलो। क्योंकि यार अगर इसमें हम लोग तेजी करेंगे तो फिर भैया गड़बड़ी हो जाएगी, आप लोग उड़ जाओगे, है ना। उड़ जाओगे मतलब यार आप लोगों को लगेगा कि यार ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है। टफ चैप्टर है नहीं, आराम से चलना है, अच्छे से आप लोग सीखते हुए चलिए, फील लेते हुए चलोगे आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो देखिएगा आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा इस चैप्टर में ना। अगेन यार वेटेज की बात करें तो देखो यार फिजिकल केमिस्ट्री में मैं पहले भी समझा चुका हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है ना। तो आपके इक्का दुक्का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर किसी चैप्टर से ही आता है। तो यहाँ से भी हम लोग एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यार आपके दो क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं और एक क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली आता ही है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से, ठीक है। तो अच्छे से समझिए, लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में बेसिक समझेंगे कि यार आपका आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, किस पे लगता है, कौन कौन सी थ्योरीज थी, ये सारी चीज़ें समझेंगे। धीरे ग्रेजुअली आपके चैप्टर का लेवल इंक्रीज होएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि यार आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है ना। इक्विलिब्रियम हम लोग जब इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उधर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था इक्विलिब्रियम का, वहाँ पे हम लोगों ने फिजिकल देखा था, केमिकल देखा था। केमिकल के दो हिस्से देखे थे, मॉलिक्यूलर और आयनिक। तो आज किसकी बारी है? आयनिक इक्विलिब्रियम की बारी है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा है? इट इज एन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन डिसोसिएटेड पार्ट एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट। ऐसा इक्विलिब्रियम जो डिसोसिएटेड पार्ट एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इसका मतलब सपोज करो जैसे आपका CH3COH है, ये है, ठीक है। ये टूटता है तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनती है ना। हमको ये पता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहाँ आती है। इक्विलिब्रियम आपका कब एस्टैब्लिश होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में। ये टूटेगा तो किस में टूटेगा? CH3COO- में और H+ में, करेक्ट। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो डिसोसिएटेड पार्ट एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में है, मतलब ये आपका होता है डिसोसिएटेड पार्ट जो टूट चुका है, ये होता है आपका डिसोसिएटेड पार्ट, है ना। और ये होता है आपका अनडिसोसिएटेड पार्ट। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो डिसोसिएटेड पार्ट जो कि आपके आयंस हो गए, डिसोसिएटेड पार्ट क्या हो गया? आपके आयंस हो गए, करेक्ट। और अनडिसोसिएटेड पार्ट क्या हो गया? आपका मॉलिक्यूल होगा। तो इन दोनों के बीच में जो भी इक्विलिब्रियम होता है उसको मैं क्या बोलता हूं? आयनिक इक्विलिब्रियम बोलता हूं। इट इज एन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन डिसोसिएटेड पार्ट जो टूट चुका है, आयंस में टूट चुका है, और अनडिसोसिएटेड पार्ट जो कि अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में बाकी है। इस इक्विलिब्रियम को बोला जा रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो, जैसे ये आपका जो मॉलिक्यूल है, वो कितने तरीके का हो सकता है वो हम लोगों को देखना है। बेसिकली जो सब्सटेंस होता है वो कितने तरीके का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो ब्रॉडली हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं सब्सटेंसेस को। सबसे पहला कौन सा तरीका है? इलेक्ट्रोलाइट्स। समझते जाइएगा, बहुत शानदार तरीके से आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी। और यार जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं एक एक चीज को दो तीन तीन चार चार बार रिपीट करता हूं। तो अगर आप वीडियो भी ढंग से देखते हो 1x पे, 1.25x पे, तो भी यार आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक काफी सारी चीजें याद ही हो जाएंगी, है ना। तो सुनते जाइए जो बोलते जा रहा हूं मैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ब्रॉडली हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं सब्सटेंसेस को, ठीक है। सबसे पहले कौन से हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या डेफिनेशन है? विच डिसोसिएट इनटू कंपोनेंट आयंस। ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट कर रहे हैं इनटू कंपोनेंट आयंस। इसका मतलब जैसे अगेन एसिटिक एसिड, इसको मैंने जैसे ही
तोड़ा, मतलब जैसे मैंने सपोज करो इसे पानी में डाला है ना। अच्छा एक बात और, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी हमारा सॉल्वेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी वाटर। सॉल्वेंट हमेशा क्या रहने वाला है हमारा इस चैप्टर में, पानी रहने वाला है। मतलब कोई सा भी सब्सटेंस रहेगा उसको हम पानी में डालेंगे और फिर उसका बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। तो आपने एसिडिक एसिड लिया, उसको पानी में डाला, तो देखो मैंने एसिडिक एसिड के सामने एक्वस ले लिया। एक्वस का मतलब ही क्या है, पानी डाला। तो ये टूटेगा, किस में टूटेगा, CH3COO माइनस में, ये एक्वस प्लस H प्लस में, है ना। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों, क्योंकि ये अपने कंपोनेंट आयंस में टूट रहा है, ये आयंस में टूट रहा है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे ही सपोज करो जैसे HCl है, तो HCl आपका जैसे ही आपने पानी में डालोगे, एक्वस में डालोगे, तो ये टूटेगा आपका H प्लस में और Cl माइनस में। तो आपका HCl भी क्या है, HCl भी आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों, क्योंकि वो आयंस में टूट रहा है। ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस जो आयंस में टूटता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा अभी बच्चा ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया आपने जो एसिडिक एसिड लिखा उसमें तो आपने रिवर्सिबल रिएक्शन डाला, HCl लिखा तो उसमें आपने इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन डाला। ये भी कंफ्यूज मत हो, अभी आपको अगले 5-7-10 मिनट में आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। पर ये समझो कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो भी आयंस में टूट रहा है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो HCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट। एसिडिक एसिड CH3COH, इसका नाम क्या है, एसिडिक एसिड, तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन उधर ही ऐसा सब्सटेंस विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू कंपोनेंट आयंस, ये कंपोनेंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, वो क्या होते हैं, आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या रहते हैं, जैसे सपोज करो यूरिया, तो यूरिया है आपका, जैसे सपोज करो यूरिया है आपका NH2CONH2, ठीक है। सपोज करो इसकी सॉलिड फॉर्म ली और आपने इसे यार पानी में डाल दिया, तो पानी में पता है क्या होगा, ये सेम फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला ही रहेगा, बस कौन सा फॉर्म आ जाएगा, एक्वस फॉर्म आ जाएगा। मतलब ये आयंस में नहीं टूट रहा है। ऐसे नहीं हो रहा कि यार NH2 अलग चले गया, CO अलग चले गया, NH2 अलग चले गया, ऐसा नहीं हो रहा है। ये बस ये सॉलिड फेज में था और ये अपना एक्वस फेज में आ गया है। ठीक है। तो ये क्या है, यूरिया क्या है आपका, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसका ये फॉर्मूला किसका है, यूरिया का है। यूरिया क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो अपने कंपोनेंट आयंस में टूट नहीं रहा है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सपोज करो ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, आपने इसमें क्या डाला, पानी डाला, तो ये क्या बनेगा, C6H12O6 ही रहेगा, बस एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ये टूट नहीं रहा है अपने कंपोनेंट आयंस में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। अब आप लोग मुझे खुद बताइए कि यार हमको इस चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने हैं। ऑब्वियसली यार हमें क्या पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने हैं। अरे भैया आयंस बनेंगे तो ही तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होएगा, है ना। तो हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने कंपोनेंट आयंस में डिसोसिएट करने हैं, वो हमें पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग समझ गए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग समझ गए कि क्या होते हैं। अब ये देखो कि यार आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कितने तरीके के हो सकते हैं, इसे देखिए। इलेक्ट्रोलाइट्स का भी आप फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को भी आप लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी, एक है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, सुनते जाइएगा। एक है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो 100% आयनाइज्ड होते हैं या फिर डिसोसिएट होते हैं, मतलब 100% टूट जाते हैं, 100% आयनाइज्ड या 100% डिसोसिएट होते हैं, वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या रहता है, 1 रहता है। अल्फा क्या है, अल्फा का यार हम लोगों ने बात करी है, अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैंने आप लोगों को समझाया है कि यार जो अल्फा है वो 0 से लेके 1 तक ही लाई कर सकता है ना। तो अल्फा इक्वल्स टू 1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, इसका मतलब क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब 100% आयनाइज्ड या डिसोसिएटेड का मतलब क्या है, फील क्या है, ये लीजिए। क्या मतलब है, जैसे सपोज करो आपने HCl डाला, ठीक है, HCl आपने एक्वस फेज लिया, सॉल्वेंट हम लोग क्या लेने वाले हैं, पानी लेने वाले हैं ना। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आप लोगों के देखना इस चैप्टर में इतने सारे मिथ क्लियर होंगे, इतनी सारी जबरदस्त बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बस ध्यान से सुनते जाओ। चलो अभी पहले ही सबसे पहले ये बात बताता हूं आप लोगों को। चलो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि व्हाट इज HCl, क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से, सिंपल सादा सा ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यार HCl क्या है, व्हाट इज HCl, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए,
अब मेजॉरिटी ऑफ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलते हैं कि सर HCl एक एसिड है, ठीक है ना, लेकिन वो गलत है, इनकम्प्लीट है ना। HCl जो रहती है, HCl इज अ गैस। HCl क्या है? एक गैस है, लेकिन अगर उसी गैस को आप पानी में डाल देते हो, मतलब HCl का आपने एक्वस फेज ले रखा है, तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज एसिड। इट स्टार्ट बिहेविंग एज एसिड, मतलब अगर आप लोगों ने उस HCl गैस को पानी में नहीं डाला है तो इट विल नॉट बिहेव एज गैस, मतलब ये जो HCl है, ये जो इट विल नॉट बिहेव एज एसिड। मैं रिपीट कर देता हूं, HCl वैसे क्या होती है? गैस होती है। अब उस गैस को जब आप एक्वस फेज में डालते हो, मतलब आप जब उस गैस को पानी में डालते हो, तभी वो एसिड की तरह बिहेव करता है। अगर आपने उसे पानी में नहीं डाला है, सपोज करो सिर्फ ये लिखा हुआ है HCl और गैस लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट एन एसिड, ये एक एसिड नहीं होता है, ये एक एसिड नहीं होता है। जब आप इसे एक्वस फेज में डाल देते हो तो ही ये एसिड की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो जो हम इस चैप्टर में हम लोग सॉल्वेंट क्या लेने वाले हैं? पानी लेने वाले हैं, हमेशा पानी ही लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैं आपको क्या बता रहा हूं, 100% आयनाइज्ड या डिसोसिएटेड, मतलब देखो HCl एक्वस फॉर्म में लिया, अब HCl एक्वस फॉर्म में कैसे बिहेव करेगा? एज एसिड बिहेव करेगा। तो एसिड बिहेव करेगा तो ये कैसे टूटेगा? H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, आया ना। अब देखो, सपोज करो आपने इनिशियली सपोज करो इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए, और इनिशियली प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं होंगे, अभी अभी आप 100 मॉलिक्यूल्स लेके आए हो। अब 100% आयनाइज्ड या डिसोसिएटेड का मतलब क्या है कि भैया 100 के 100 मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचने वाला है। तो एक भी मॉलिक्यूल HCl का नहीं बचेगा, 100 के 100 मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? HCl 0। अब देखो, अगर एक मॉलिक्यूल HCl का टूटता है तो एक H+ बनता है और एक Cl- बनता है। तो अगर 100 मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो यहाँ पे 100 आयंस बनेंगे H+ के और 100 आयंस बनेंगे किसके? Cl- के, और HCl हो जाएगा कंगाल। HCl का एक भी मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि 100% आयनाइज्ड है, डिसोसिएटेड है। आपने जैसे ही उसे पानी में डाला भैया वो खत्म हो गया, एक भी मॉलिक्यूल उसका बचा ही नहीं, पूरा का पूरा आपका वो उसके आयंस में टूट चुका है। अल्फा क्या है? 1 है, मैक्सिमम है, 100% डिसोसिएशन है। तो ये क्या होते हैं आपके 100% आयनाइज्ड होते हैं या डिसोसिएटेड, उनका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आप लोगों का यार ये सवाल उठता है कि भैया मैं कैसे पहचानूंगा यार कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, राइट। तो कुछ कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखो सबसे पहला एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं सबके सब एग्जाम्पल किसके हैं? आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जैसे HCl, ठीक है, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सब क्या है? H3PO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जितने मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं उतने मोर देन सफिशिएंट है, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि 100% डिसोसिएट होंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल क्या रहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का? स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जैसे ही आप इन्हें पानी में डालोगे भैया 100% डिसोसिएटेड, 100% आयनाइज्ड। अब इनके क्या एग्जाम्पल है? जैसे आपका NaOH, जैसे आपका KOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? स्ट्रॉन्ग बेस के, ठीक है। अच्छा, और देखो लास्ट आपके तीसरे एग्जाम्पल कौन से होते हैं? आपके सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब यार हमें एक रिएक्शन ये पता है, कौन सी रिएक्शन पता है? एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये चीज हमें पता है, ये चीज हमें बिल्कुल पता है। तो जो आपका सॉल्ट हो सकता है ना, वो 4 कॉम्बिनेशन से बन सकता है। इसका मतलब क्या कि मतलब देखो एसिड है, एसिड स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही बेस है, स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो 4 तरीके के आपके सॉल्ट होते हैं, 4 तरीके के आपके सॉल्ट होते हैं, वो एक एक करके हम लोग सारे सॉल्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सॉल्ट क्या है? सबसे पहला सॉल्ट है आपका, सपोज करो स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, SA क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, SB क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में ले लो आप HCl, स्ट्रॉन्ग बेस में ले लो आप NaOH। तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा?
NaCl प्लस पानी तो चलो बन ही रहा है। ये रहा आपका NaCl, मतलब NaCl एक ऐसा सॉल्ट है जो किस किस से बना है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना है NaOH। ठीक है, और देखो सपोज करो एसिड तो स्ट्रॉन्ग ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस ले लिया, वीक बेस ले लिया, वीक बेस का एग्जांपल होता है आपका, एक सेकेंड, NH4OH रहता है, तो यहां पे पहले तो वीक बेस लिख देते हैं। देखिए ये रहा आपका वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपका HCl ले लिया, वीक बेस हमने ले लिया सपोज करो NH4OH, तो ये क्या बना रहा है आपका NH4Cl प्लस H2। तो मतलब अब ये जो सॉल्ट बना है देखो किस किस से बना है, NH4OH से बना है और HCl से बना है। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH क्या है, एक वीक बेस है। और कौन से कॉम्बिनेशन से बन सकता है, सपोज करो आप वीक एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो वीक एसिड का एग्जांपल क्या होता है, CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस अगेन सपोज करो NaOH ही ले लिया, तो ये करके क्या बनाएंगे आपका CH3COONA प्लस H2O। करेक्ट, तो ये जो सॉल्ट बन रहा है, ये जो सॉल्ट बन रहा है किस किस से बन रहा है, एसिडिक एसिड CH3COOH विच इज अ वीक एसिड एंड NaOH विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है आपका, वीक एसिड है और वीक बेस है, तो ये हो गया आपका CH3COOH और वीक बेस ले लो आप NH4OH। तो देखो ये क्या बनाएगा आपका CH3COONH4 प्लस H2O। तो ये भी जो बन रहा है सॉल्ट आपका, ये एक ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से बना है। अब कोई सा भी सॉल्ट हो, इन चारों कॉम्बिनेशन में कहीं से भी सॉल्ट बना हो, सॉल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सीधा सीधा लिख दो, ऑल दीज टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं आपके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हैं। ठीक है, कोई लोड लेने की बात नहीं, सॉल्ट दिख गया है तो वो इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब 100% डिसोसिएटेड है, 100% आयनाइज्ड है। आ रही है बात समझ में, क्या ये चीज क्लियर हुई है? ठीक है, तो कोई सा भी सॉल्ट हो इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या समझे हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के क्या क्या एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग बेस आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और सॉल्ट किसी भी कॉम्बिनेशन से बनाओ, 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, किसी भी कॉम्बिनेशन से बना हो इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों से एक ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि क्या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, यस और नो? वापस मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन ये है कि क्या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में? तो आंसर इज नो। यहां पे एक पॉइंट लिख दीजिए, मैं उसको समझाता भी हूं। पॉइंट है कि नो इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इक्विलिब्रियम के बेसिक्स पढ़ रहे थे तो यार वहां पे मैंने आप लोगों को यह समझाया था कि यार इक्विलिब्रियम में कभी भी रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट हमेशा बचा हुआ होता है ना, क्योंकि यार रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, वहां पे आगे भी जा रही है रिएक्शन, पीछे भी आ रही है, तो आपका कुछ ना कुछ रिएक्टेंट हमेशा बचा हुआ होता है। लेकिन इस केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो, जो आपका रिएक्टेंट है वो पूरा का पूरा टूट चुका है भैया, 100% आयनाइज्ड है, 100% डिसोसिएटेड है, जितने मॉलिक्यूल्स डाले आपने उतने के उतने टूट गए, तो रिएक्टेंट तो कुछ बचा ही नहीं। तो रिएक्टेंट कुछ बचा ही नहीं तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम के लिए आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड भी जानी चाहिए और बैकवर्ड भी आनी चाहिए। तो अगर रिएक्शन टू एंड फ्रो मूव कर रही है तो आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन फॉरवर्ड ही जा रही है क्योंकि रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है। तभी देखो मैंने जो HCl को तोड़ा है, यहाँ पे जो सिंबल लिया है मैंने इररिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल लिया है। ये देखो मैंने जो सिंबल लिया है वो कौन सा लिया है, इररिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल लिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं डाली है। आई है बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके 2 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला तो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे तरीके के इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं आपके, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं आपके, जो नेग्लिजिबली आयनाइज्ड होते हैं या फिर डिसोसिएटेड, बहुत कम डिसोसिएट होंगे या बहुत कम आयनाइज्ड होंगे। मतलब इनका जो यार अल्फा होता है ना, वो बहुत 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 छोटा होता है 1 के कंपैरिजन में। मतलब सपोज करो ये आपका 2-3% मान लीजिए, 2-3% मान लीजिए डिसोसिएट हो रहे हैं या फिर आयनाइज्ड हो रहे हैं। 2-3% ये आपके डिसोसिएट हो रहे हैं या फिर आयनाइज हो रहे हैं। वो तो 100% हो रहे थे, ये मान लो 2-3% ही डिसोसिएट हो रहे हैं। जैसे कि सपोज करो आपका CH3COOH ये है, ये टूटा, ठीक है। अगेन एक्वस फेजेस, देखो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ एक्वस, है ना, लेकिन सॉल्वेंट क्या है, एक्वस ही है। हम लोग पानी क्या लेके, हम लोग पानी ही आपका सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका टूटेगा किसमें, CH3CO- और H+ में। हमेशा हम लोग लिखेंगे नहीं उसे, लेकिन हम लोग हमारे दिमाग में ये अज्यूम करते हुए चलेंगे कि सॉल्वेंट कौन है, पानी भैया है, ठीक है। इसमें सपोज करो आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए और इनिशियली इसके तो कुछ भी नहीं होंगे, प्रोडक्ट के कुछ भी नहीं होंगे। अब सपोज करो ये 2% डिसोसिएट होता है, मान लो एक रैंडम डेटा, ये सपोज करो ये 2% डिसोसिएट होता है। तो अगर 100 मॉलिक्यूल्स आप इनिशियली लेके आए हो तो 2 तो क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो बचेंगे कितने, 98 मॉलिक्यूल्स, 98 मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे, 2 डिसोसिएट हो गए ना। अब अगर एक ये टूटता है तो एक आपका CH3CO- बनता है और एक आपका H+ बनता है। तो टूटे कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 आपके आयंस इसके बनेंगे और 2 आपके आयंस इसके बनेंगे, हाँ या ना, 2 आयंस बनेंगे। तो देख रहे हो यहां पे कितना कम डिसोसिएशन है, बहुत कम डिसोसिएशन है। वीक आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बहुत कम डिसोसिएट करते हैं। 100 में से 2 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट करें, 98 मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट रहे और 2 मॉलिक्यूल टूटे तो स्टोचियोमेट्री के हिसाब से आपके 2 और 2 आयंस बन गए। अब सबसे पहला तो यही क्वेश्चन कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि क्या इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि अब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी हैं और प्रोडक्ट तो है ही हैं। पिछले केस में रिएक्टेंट कुछ भी नहीं बच रहा था तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकता था, लेकिन इस केस में अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी बच रहे हैं तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तभी मैंने जो रिएक्शन का साइन लिया है वो क्या लिया है, रिवर्सिबल वाला लिया है। बहुत सोच समझ के लिख रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। तो उसको ऑब्जर्व करते हुए चलिए। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि आपका इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम आपका एस्टैब्लिश हो सकता है और होता ही है किस केस में, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। स्ट्रॉन्ग के केस में नहीं होता है, लेकिन वीक के केस में बिल्कुल होगा। आई है बात समझ में, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि भैया इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्ट्रॉन्ग के हमने एग्जाम्पल पढ़े तो इसके भी एग्जाम्पल पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके वीक एसिड्स। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है इसके, वीक एसिड्स आर एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका HF इज अ वीक एसिड, जैसे आपका CH3COH एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, बेंजोइक एसिड एक वीक एसिड है। मतलब जैसे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना वो वीक एसिड रहते हैं। मैं आपको इनके नाम लिख देता हूं। ये क्या है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या है आपका फॉर्मिक, ये H है ना, फॉर्मिक एसिड। ये क्या है आपका बेंजोइक एसिड। तो एक बात तो ये, क्योंकि यार बच्चों को ये कंफ्यूज होता है कि भैया हम पहचाने कैसे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है। तो एक बात तो यार ये आ गई कि जो भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो क्या है आपके वीक एसिड्स, ठीक है। और एक काम आपको पड़ेगी HF की। HF भी क्या है आपका वीक एसिड है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखवा रहा था वहां पे, चलो आ जाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखवा रहा था तो देखो मैंने क्या क्या लिया है, HCl लिया है, HBr लिया है और HI लिया है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। HCl भी स्ट्रॉन्ग है, HBr भी स्ट्रॉन्ग है और HI भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो HF होता है इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड, है ना। अब इसकी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको मिलेगी, लेकिन अभी आप लोग ये समझते हुए चलिए कि यार जितने भी ऑर्गेनिक एसिड मिल रहे हैं कार्बन से रिलेटेड वाले वो वीक रहेंगे और आपके HF इज अ वीक एसिड। तो आपके वीक एसिड के एग्जाम्पल हो गए, वीक एसिड आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर वेरी वेरी लेस आयनाइज्ड या फिर डिसोसिएट, बहुत कम डिसोसिएट हो रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, और आपके क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, वीक बेस। वीक बेस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इसका एग्जाम्पल लो, जैसे आपका NH4OH, ये एक आपका वीक बेस है। अमोनिया,
मतलब नाइट्रोजन से जो रिलेटेड रहेंगे ना आपके बेसिस, वो आपके वीक रहेंगे। जैसे आपका RNH2 है ना, ये सब क्या है आपके वीक बेसिस है, ये आपके वीक बेसिस है, बहुत ही कम डिसोसिएट होने वाले हैं। तो अब आप लोग बताइए कि हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने हैं चैप्टर में या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने हैं, बताइए, सोचो सोचो सोचो। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो यार कोई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, तो कोई भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, रिएक्टेंट भी बचते हैं, प्रोडक्ट भी बचते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड भी आती है, बैकवर्ड भी आती है। तो हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने हैं। यस, मेजरली हमारा कंसर्न क्या है इस चैप्टर का, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अरे बात समझ में। अब देखो, अब जैसे आज की तारीख में हम लोगों को पता है कि यार एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है ना, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं, जो वो थ्योरीज आई थी उनके बेसिस पे आज हमें पता है कि हाँ भैया इसको हम लोग एसिड बोल सकते हैं, इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं। तो वो कुछ थ्योरीज पढ़ो। ऐसे 3 थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। एक थ्योरी आती जाएगी, उसके कुछ कुछ लिमिटेशंस आते जाएंगे कि यार ये देखो इस थ्योरी का ये लिमिटेशन है। तो अच्छे से समझते चलो और देखते हुए चलिए। देखो सबसे पहली जो थ्योरी होती है वो होती है आपकी अरेनियस भैया की एसिड बेस थ्योरी, अरेनियस एसिड बेस थ्योरी। इन्होंने क्या बोला, अरेनियस एसिड क्या है, ऐसा सब्सटेंस विच गिव H+ आयन इन वाटर। मतलब वो जैसे ही आप किसी भी सब्सटेंस को पानी में डालोगे और उसने H+ आयन रिलीज कर दिया तो वो क्या है, अरेनियस एसिड है। जैसे आपका HCl, जैसे आप इसे पानी में डालोगे तो क्या होगा, आपका H+ दे देगा और Cl- दे देगा। तो HCl क्या है, एक एसिड है। क्यों, क्योंकि उसने H+ दे दिया। ऐसे ही आपका सपोज करो HNO3, तो जैसे पानी में डालोगे तो ये H+ दे दिया और NO3- दे दिया। तो ये क्या है, आपका एक एसिड है। HNO3 क्या है, आपका एसिड। ऐसे ही H2SO4, जो भी आपका H+ आयंस दे रहा है, जो भी आपका H+ आयंस दे रहा है वो क्या है आपका, वो क्या है आपका एसिड है। वो क्या है आपका एसिड। कौन सा एसिड, अरेनियस एसिड है ना। और हम लोग सॉल्वेंट क्या लेते हुए चल रहे हैं, पानी। सॉल्वेंट क्या लेते हुए चल रहे हैं, पानी। और ऐसा ही सब्सटेंस जो विच गिव OH- आयन इन वाटर, वो OH- आयन देगा पानी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अरेनियस बेस बोलते हैं। जैसे सपोज करो आपका NaOH है, ठीक है, आपने पानी में डाला तो ये क्या बन गया, Na+ प्लस OH- में, करेक्ट। तो ये NaOH क्या है, बेस है। ऐसे ही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सपोज करो, जैसे ही आपने पानी में डाला तो ये कैल्शियम +2 में दे दिया और 2 OH- बन गए आपके। तो आपका NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, आपके बेसिस हैं। तो इसने थ्योरी को अपनी काफी सिंपल रखा कि भैया जैसे ही आप किसी भी सब्सटेंस को पानी में डालोगे, अगर उसने H+ आयन दे दिया तो इट इज एन अरेनियस एसिड, अगर उसने OH- आयन दे दिया तो इट इज एन अरेनियस बेस। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई हमें। अब इसकी कुछ कुछ लिमिटेशंस थी, है ना। जो देखो क्या होता है, एक थ्योरी आती है कि भैया थ्योरी आ गई, अब उसके बाद जो बाकी सारे साइंटिस्ट लोग बैठे होते हैं ना, वो भैया एक टीम बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि यार इस थ्योरी को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं इस थ्योरी को। तो अलग अलग क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स पे ये थ्योरी टेस्ट की जाती है, और फिर उस थ्योरी के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस निकल के आते हैं, है ना। सॉरी। ठीक है, तो यार इस थ्योरी के भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है ना। वो क्या लिमिटेशंस है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, राइट। तो देखिए लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस थ्योरी, सबसे पहला लिमिटेशन तो ये है कि इट इज लिमिटेड टू एक्वस सोल्यूशन। कि भैया इसने सिर्फ और सिर्फ यही बोला कि अगर आप पानी में डालोगे तो ही चीजें बिहेव कर रही हैं, एसिडिक या फिर बेसिक। तो इट इज वेरी लिमिटेड टू एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन क्या थी, दूसरी लिमिटेशन ये थी कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिड्स एंड बेसिस विदाउट H+ एंड OH- आयंस। मतलब यार ये उन सब्सटेंसेस को नहीं समझा पाया कि वो एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर क्यों दिखा रहे हैं जिनके पास H+ आयंस नहीं है या फिर OH- आयंस नहीं है। इसने क्या बोला, एसिड कौन है, जो H+ दे रहा है, बेस कौन है, जो OH- आयन दे रहा है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो H+, जो एसिड है लेकिन H+ नहीं देते हैं, जो बेस है लेकिन OH- नहीं देते हैं। तो उनको यार ये थ्योरी नहीं समझा पाई। जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ी है हमने, बिल्कुल पढ़ी है। क्या ये याद है आप लोगों को, है ना। रेफरेंस के लिए लिख देते हैं यहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में ये चीज आप लोगों को पढ़ाई थी जब आपको ऑक्साइड्स पढ़ाए थे, जब आप लोग ऑक्साइड पढ़ाए थे। तो ये बताओ, जैसे CO2 है, जैसे SO2 है, SO3 है, P4O10 है, ये आपके कौन से ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक हैं, बेसिक हैं, न्यूट्रल हैं, एम्फोटेरिक हैं। 4 ऑक्साइड्स पढ़ाए हैं आप लोगों को, बताओ। तो ये सब क्या हैं, आपके एसिडिक ऑक्साइड्स,
ये सब क्या है आपके एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या समझाया था आप लोगों को, जो नॉन मेटल के, जनरली जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, एसिडिक रहते हैं। अब बताओ ये भी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे CO2 ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये क्या H+ आयन रिलीज करेगा, ये करेगा ही नहीं। तो लेकिन ये भी है तो एसिड ही। तो जो अरेनियस थ्योरी थी वो ऐसे कंपाउंड्स को नहीं समझा पाई कि भैया ये एसिडिक बिहेवियर क्यों दिखा रहे, नहीं समझा पाई। करेक्ट, क्योंकि इनके पास तो H+ है ही नहीं। इनके पास अगर H+ नहीं है तो ये फिर भी कैसे एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऐसे ही सपोज करो जैसे आपका CaO है ना, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड Na2O। अब ये कौन है आपके, कौन से ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक या न्यूट्रल, कौन से हैं, बेसिक है भैया, मेटल के ऑक्साइड्स है ना यार। तो मेटल के ऑक्साइड्स क्या रहते हैं, बेसिक नेचर के रहते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स क्या रहते हैं, बेसिक नेचर के रहते हैं। करेक्ट। तो अब बताओ अगर ये भी बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो इनके पास तो कोई भी OH- आयन नहीं है, और अगर कोई भी OH- आयन नहीं है तो ये थोड़ी ना बेस ये कैसे थ्योरी प्रूव करेगी कि यार ये बेस है, क्योंकि अरेनियस थ्योरी क्या बोल रही थी कि बेस वही है जो OH- आयन रिलीज करेगा, लेकिन ये भी बेसिक है, इनके पास तो कोई OH- आयन नहीं है। करेक्ट। तो ऐसे आप लोगों के जो कंपाउंड्स हैं उनको अरेनियस थ्योरी समझा नहीं पाती है, उनका एसिडिक और बेसिक नेचर समझा नहीं पाती। तो ये लिमिटेशन आ गई अरेनियस थ्योरी की। अब नेक्स्ट थ्योरी क्या आई, है ना, देखो ऐसे होता है, पहले एक थ्योरी आती है, फिर उसके लिमिटेशन, फिर दूसरी थ्योरी, फिर उसके लिमिटेशन, ऐसे धीरे 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 करके डिस्कवरी होती है। सब चैप्टर में भैया ऐसे ही चलता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर था, सबसे पहले कौन आया, एटॉमिक मॉडल्स में अगर हम बात करें J.J. थॉमसन, प्लम पुडिंग मॉडल लेके, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया, कौन, रदरफोर्ड आया, है ना, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया, बोहर भैया आए, फिर बोहर भैया को रिजेक्ट कर दिया गया, फिर क्वांटम मॉडल आया। तो ऐसे धीरे धीरे करके ही आपकी डिस्कवरी होती है। तो नेक्स्ट अब कौन सी थ्योरी है आपकी, एसिड बेस थ्योरी, विच इज ब्राउनस्टेड लोवरी थ्योरी, है ना। तो अब देखो ये इसके हिसाब से, ब्राउनस्टेड थ्योरी के हिसाब से ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एसिड क्या है, जो भी भैया H+ डोनर होते हैं ना वो एसिड है। इसने एकदम थ्योरी को एकदम सिंपल कर दिया कि भैया जो एसिड है ना वो H+ डोनर है, और जो बेस है वो कौन है, H+ एक्सेप्टर है। अच्छा भैया, ऐसा सब्सटेंस जो H+ को डोनेट कर रहा है वो एसिड है, ऐसा सब्सटेंस जो H+ को ले रहा है वो बेस है। इसने ये बोला। जैसे सपोज करो HCl है, ठीक है, इसने क्या करा, H+ रिलीज करा, करेक्ट, तो ये क्या है आपका एसिड है, ये क्या है आपका एसिड है। ऐसे ही उधर है अमोनिया, हम बात करें अमोनिया की, सॉरी NH3 है ना, ठीक है, जैसे हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है और क्या बना लेता है, NH4+ बना लेता है। तो अमोनिया क्या कर रहा है, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो अमोनिया क्या है, बेस है। इसने बिल्कुल ही यार एकदम सिंप्लीफाई कर दिया कि यार भैया ऐसा सब्सटेंस जो H+ को डोनेट करता है वो एसिड है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है वो बेस है। इसने ये बोल दिया, सीधा सीधा इसने ये बोल दिया। अब यहीं से ही हमारी कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी यहीं से ही निकल के आती है, यहीं से ही निकल के आती है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बोलती है ये समझो। देखो जैसे आपका सपोज करो एसिडिक एसिड है, ये मैंने ले लिया CH3COOH, ठीक है, ये एसिड है, बिल्कुल एसिड है। एसिड है तो इसका काम क्या है, H+ रिलीज करना। ये अगर H+ रिलीज करेगा तो देखो इसने H+ ही रिलीज कर दिया, पीछे क्या बचा, CH3COO-, करेक्ट। तो अगर ये एसिड है तो जो भी H+ निकलेगा उसके बाद जो भी बचा, देखो H+ निकाल दिया तो उसके पास क्या बचा, CH3CO-, तो ये इसका क्या रहेगा, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या रहेगा, कॉन्जुगेट बेस रहेगा। जो भी सब्सटेंस है उसमें, जैसे एसिड है उससे H+ आपने निकाल दिया तो जो भी बच रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस, है ना। ऐसे ही सपोज करो NH3 था, NH3 क्या था, NH3 आपका क्या है, बेस है। अब बेस का काम क्या है, H+ को एक्सेप्ट करना। तो अगर H+ ये एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा आपका, NH4+ बना लेगा। अब NH3 क्या है, एक बेस है, तो NH4+ क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। आ रही है बात समझ में, है ना। अब अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं आप लोगों को, तो ऐसा पेयर जिसमें एक H+ का डिफरेंस हो वो होता है आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मैं पहले लिख देता हूं फिर आप लोगों को समझाता हूं। पेयर हैविंग डिफरेंस ऑफ 1 H+ आयन
ऐसा पेयर जिसमें एक H प्लस आयन का डिफरेंस हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, पेयर हैविंग डिफरेंस ऑफ वन H प्लस आयन इज नोन एज conjugate acid base pair। तो देखो, अगर ये एसिड है और ये आपका उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो इन दोनों को देखो, CH3COOH और CH3COO माइनस, तो इन दोनों में किसका डिफरेंस है? एक H प्लस का डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। ऐसे ही आपका NH3 और NH4 प्लस, इन दोनों में किसका डिफरेंस है? सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस है, तो इन दोनों में ये दोनों क्या है? आपके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसा पेयर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है ना? यहां तक कोई भी समस्या? अब देखो, जैसे सपोज करो सेम जो हमने एग्जांपल लिया ना, इसको अगर हम कंबाइन करें, ये जो इक्वेशन है इनको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो मैं देखो क्या लिखूंगा। ये था CH3COOH, ठीक है, इसने रिएक्शन करी NH3 के साथ। अब CH3COOH क्या करेगा? अपना H प्लस रिलीज करेगा, तो ये क्या है? एसिड है। और NH3 क्या है? जो H प्लस रिलीज हुआ ना, उसी को ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या है? बेस है। CH3COH H प्लस रिलीज करा, तो इसने ये क्या बना लिया? CH3CO माइनस, और NH3 का बन गया आपका NH4 प्लस। तो अगर ये एसिड था तो ये क्या हो जाएगा? उसका कॉन्जुगेट बेस। और ये अगर बेस था तो ये इसका क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। हाँ या ना? हाँ या ना? आई है बात समझ में? ये और ये पेयर हो गया, और ये पेयर हो गया। ऐसा पेयर जिसमें एक H प्लस का डिफरेंस है वो आपका क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है। ठीक है, अब देखो पॉइंट कि जितना वीकर द एसिड, चलो लिख देते हैं यहां पे, वीकर द एसिड, जितना कमजोर आपका एसिड रहेगा, स्ट्रॉन्गर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। मतलब अगर सपोज करो जैसे CH3COOH है, ये क्या है? एक आपका वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब क्या है? ये अपना H प्लस आयन रिलीज नहीं करना चाह रहा है, तो जो ये बनेगा इसका कॉन्जुगेट बेस, ये क्या बनेगा? एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। ये बोलना चाह रहे हैं, जितना कमजोर एसिड रहेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बेस बनेगा। वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, एंड वाइसी वर्सा मतलब दूसरा पॉइंट बना के ये लिख लो कि वीकर द बेस, जितना ही कमजोर बेस रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्गर इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा? उसका कॉन्जुगेट एसिड रहेगा। आई है बात समझ में? तो ये दो पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं कुछ एक क्वेश्चन देता हूं, वो मुझे आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आप लोगों को कॉन्जुगेट बेसिस लिखने हैं। क्वेश्चन है ये कि राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग। कुछ आपके मैं लिख रहा हूं, उन सबके आपको कॉन्जुगेट बेस बताने। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका? H2, दूसरा HNO3, तीसरा NH4 प्लस, चौथा HCO3 माइनस। चलो ये है। इसके आप लोग मुझे क्या कर दो? सिंपली आप लोग इसके मुझे कॉन्जुगेट बेस लिख के बता दो। सोचो, वीडियो पॉज करो, है ना? वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। इन सभी के ही आपको कॉन्जुगेट बेसिस लिखने हैं, तो क्या ये सारे के सारे एसिड्स होंगे? हाँ या ना? सोचो ना यार। अब जैसे H2O है, मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है, तो ऑब्वियसली ये खुद क्या होगा? एसिड होगा, तभी तो क्या बनेगा? इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो ये सभी क्या है? एसिड है। इन सभी को कैसे बिहेव कराना है आपको? एसिड की तरह। अब एसिड क्या होते हैं? H प्लस डोनर। एसिड कौन है? H प्लस डोनर। अब तो सभी से क्या करो? H प्लस निकाल दो। तो अगर पानी से हमने H प्लस निकाला तो क्या बचेगा? OH माइनस आयन।
तो यही तो OH माइनस आयन क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है, Cb है। खुद को कैसे बिहेव कराओ एज एसिड की तरह, क्योंकि आपको क्या निकालने हैं, कॉन्जुगेट बेस निकालने हैं। तो कैसे बिहेव करेगा ये, एज एसिड की तरह बिहेव कराओ। और एसिड कैसे बिहेव करेगा, H+ निकाल दो, जो भी बचेगा वो क्या होएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस। अब ऐसे ही ये है तो यहां से H+ निकाल दो, तो बचेगा क्या, NO3-, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज कॉन्जुगेट बेस। अब ऐसे ये क्या है, ये भी एसिड है, इसको एसिड की तरह बिहेव कराओ। अब एसिड की तरह बिहेव कराओगे तो भैया H+ निकाल दो। अब NH4+ से मैं H+ निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, NH3 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब HCO3- है, इससे भी क्या करो, H+ निकाल दो। ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, CO3 है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस अगर आपको लिखने हैं तो सबको क्या मान लोगे आप, एसिड मान लोगे। इन सभी को ही क्या मान लो, एसिड मान लो। तो सब से ही H+ निकालते जाओ, क्योंकि एसिड का काम क्या होता है, H+ रिलीज करना। H+ रिलीज करते जाओ, जो भी बचेगा वो क्या रहेगा, कॉन्जुगेट बेस रहेगा। करेक्ट, ऐसे तरीके से क्वेश्चन करने पड़ते। तो दिस इज ब्राउनस्टेड थ्योरी। अब इसके भी कुछ लिमिटेशन है भैया, है ना भैया, लिमिटेशन तो होते ही हैं। अब इसके क्या लिमिटेशन है, ये देखो लिमिटेशंस, है ना। इसके क्या लिमिटेशंस हैं, इसके ये लिमिटेशंस हैं, जैसे सपोज करो आपका AlCl3 है ना, या फिर आपका BF3 है, ये है। अब ये जो कंपाउंड्स है ना, ये भी आपके एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं, ये भी आपके एसिड्स की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल, है ना। ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब इस थ्योरी के हिसाब से एसिड कौन था, जो H+ डोनेट करेगा, जो H+ डोनर रहेगा। तो भैया इसके पास तो H+ ही नहीं है, कोई H+ आयन ही नहीं है, तो ये H+ क्या डोनेट करेगा, H+ डोनेट ही नहीं कर सकता। बट स्टिल इट इज एक्टिंग एज एन एसिड, है ना। इट हैज नो H+ आयन बट स्टिल इट इज एक्टिंग एज एसिड। तो ऐसे सब्सटेंसेस को भी आपकी ये थ्योरी, ब्राउनस्टेड थ्योरी, एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि इसके हिसाब से जो H+ डोनेट करेगा वो ही एसिड है। लेकिन ये भैया बोल रहे हैं हमारे पास H+ है ही नहीं, हम डोनेट क्या करें, क्या डोनेट करें, हमारे पास H+ है ही नहीं। करेक्ट, तो ऐसे सब्सटेंसेस को भी आपका ब्राउनस्टेड थ्योरी समझा नहीं पाई थी। आइए बात समझ में, ठीक है। अब लास्ट जो थ्योरी आती है वो आती है आपकी लुईस एसिड बेस थ्योरी। क्या आती है, लुईस एसिड बेस थ्योरी। अब ये थ्योरी अलग चलती है, कैसे चलती है, लुईस एसिड इसके हिसाब से कौन है, विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, लुईस एसिड्स। और लुईस बेसिस कौन है, विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, वो लुईस बेस है। जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लुईस एसिड है, इस थ्योरी के हिसाब से, है ना। मतलब देखो याद करने का तरीका, ये क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चल रहा है। इससे पहले वाले के हिसाब से हम क्या चल रहे थे, H+ के हिसाब से चल रहे थे। तो यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से चल रहा है। तो देखो लुईस एसिड कौन है, लुईस एसिड कौन है, आपके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। देखो दो, मतलब इसको आप याद कैसे कर सकते हो, हम लोगों के दिमाग में बाय डिफॉल्ट फीड क्या है कि भैया H+ डोनेट करने वाला एसिड है, H+ जो डोनेट कर रहा है वो क्या है, एसिड है। तो एक एनालॉजी आप यहां पे समझ सकते हो कि यार जो H+ डोनेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज देना इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज लेना, पॉजिटिव चार्ज देना इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज लेना। तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे होंगे, डोनेट कर रहे होंगे। देखो एसिड बन रहा है, H+ डोनर ही तो क्या होता है, एसिड होता है। H+ डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, ये एसिड्स हैं। ऐसे ही जो बेस होते हैं, लुईस बेस, हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट बेस क्या है, हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट बेस क्या है, जो OH- डोनेट करता है। तो नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है या फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या फिर OH- डोनर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इट इज एन एसिड, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इट इज अ बेस, इट इज अ बेस। अब कैसे, जैसे मैं आपको इक्वेशन दिखाऊं, जैसे सपोज करो, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, जैसे ये BF3 है, तो BF3 इट एक्ट्स एज एन एसिड। अब ये कैसे एक्ट करता है एसिड के तरह, तो देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये BF3 है
और इसकी रिएक्शन कराता हूं अमोनिया के साथ। चलो, बोरॉन है, बोरॉन का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, BF3 है ना, बोरॉन का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो बोरॉन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इट इज व्हाट 1s2 2s2 2p1 है ना। तो ये रहा आपका 2s और ये रहा आपका 2p। सही है, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर बनाना जरा BF3 का, BF3 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो ये रहा B, इधर फ्लोरीन। अब ये स्ट्रक्चर, ये शेप, ये लोग आप केमिकल बॉन्डिंग से बना सकते हो, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा या sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। ठीक है, तो कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। तो अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो क्या ये 3 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में काम आ जाएंगे? हाँ ना, बिल्कुल। जितने आपके बॉन्ड्स बनेंगे उतने ही आपके ऑर्बिटल लगने वाले हैं। 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 आपके ऑर्बिटल खर्च हो गए। तो क्या ये जो लास्ट वाला आपका ऑर्बिटल है, क्या इसे मैं एम्प्टी बोल सकता हूं, खाली पड़ा हुआ है? क्या इस ऑर्बिटल को मैं एम्प्टी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो यहां पे मैंने एक एम्प्टी ऑर्बिटल बना दिया। ये इस डब्बे का मतलब क्या है? इस डब्बे का मतलब है कि यहां पे मैं आपका एम्प्टी ऑर्बिटल बना रहा हूं, एम्प्टी ऑर्बिटल बना रहा हूं, करेक्ट? ठीक है, अब आपका ये आया NH3, देखो इधर H, इधर H, इधर H, और यहां पे क्या आ गया आपके लोन पेयर, है ना। अब देखो ये जो NH3 है ये एक्ट करता है बेस की तरह, और BF3 है ये एक्ट करता है आपका एसिड की तरह। कैसे? ये जो आपका NH3 है ये अपने लोन पेयर डोनेट करता है, और कहां डोनेट करता है? इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करता है। क्योंकि बोरॉन बोल रहा है हमारे पास एक खाली डब्बा पड़ा है, तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर व्हाट? एसिड्स, लुईस एसिड्स। तो BF3 क्या है? एक लुईस एसिड है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। और NH3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इट इज अ लुईस बेस। अब ऐसा बॉन्ड जहां पे एक बंदा डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो ऐसा बॉन्ड कौन सा बनता है आपका? कौन सा बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में देखो ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ये तो आपका स्ट्रक्चर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, करेक्ट? ये वाला कौन सा बॉन्ड आ गया आपका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो लुईस एसिड कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। लुईस डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं वो क्या होते हैं? लुईस बेसिस होते हैं, करेक्ट? अब सवाल ये उठता है कि भैया कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं? तो ये चीज भी देखिए। देखो टाइप्स ऑफ लुईस बेस कौन कौन से हैं जो आपके लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं? कौन कौन से? ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद एटलीस्ट 1 लोन पेयर। मतलब देखो यार, लुईस बेस कौन होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन डोनर। तो अगर उन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होने तो चाहिए। उन्हें अगर लोन पेयर डोनेट करना है तो उनके पास लोन पेयर होने तो चाहिए। जैसे सपोज करो आपका पानी भैया, तो ये क्या है? 2 लोन पेयर लेके बैठे हैं, तो डोनेट कर सकते हैं, तो लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं। ROH ये क्या है? लोन पेयर है, तो डोनेट कर सकते हैं, तो अगेन ये आपके लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, NH3 लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। RNH2 लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर किसी के पास भी एक भी लोन पेयर आ गया तो इट कैन बिहेव एज लुईस बेस। दूसरा क्या है? नेगेटिवली चार्ज आयंस, मतलब एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, और अगर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो वो लुईस बेस की तरह काम आएगा। जैसे आपका F-1, Cl-, Br-, I-, RO-, ये सब क्या है आपके? ये सब क्या है आपके? लुईस बेस है। इनके पास एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकते हैं। ऐसे ही कितने तरीके के लुईस एसिड हो सकते हैं ये भी देखिए, क्योंकि ये पहचान में आने चाहिए, है ना। हमको पता होना चाहिए कि यार कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है। तो सबसे पहले आपका लुईस एसिड क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स इन विच न्यूट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट। आप लोगों को समझाया है मैंने केमिकल बॉन्डिंग में, राइट? तो भैया इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। जैसे आपका BF3 था, जैसे आपका BF3 था, देखो इधर बोरॉन, ये F, ये F, ये F, तो कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन तो 8 से कम है, 8 से कम है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और कहां एक्सेप्ट करते हैं ये? इनके पास क्या होते हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं इनके पास?
एम्प्टी ऑर्बिटल, खाली भैया डब्बा होगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, जो हाइपोवेलेंट है, जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, वो कैसे बिहेव करते हैं एज लुईस एसिड। AlCl3 कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6। 8 से कम है, अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कैसे बिहेव करेगा? एज लुईस एसिड। आई है बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं? ठीक है। और नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक के कटायंस, है ना। आप देखो कटायनिक चार्ज है, जैसे देखो आपका Fe+2 हो गया, ठीक है, Mn+2 हो गया आपका, है ना, Mn+4 हो गया आपका, Fe+3 हो गया। ये सब क्या है? आपके लुईस एसिड्स है। कैसे? क्योंकि देखो ना इनके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे। दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे। दे दो भैया इलेक्ट्रॉन, दे दो इलेक्ट्रॉन, दे दो। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दे बिहेव एज लुईस एसिड, दे बिहेव एज लुईस एसिड। आइए बात समझ में, ठीक है। और क्या है? अब ऐसे मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, तो अगेन वो भी कैसे बिहेव कर सकते हैं? एज लुईस एसिड। देखो जहां पे भी आपको भैया एम्प्टी ऑर्बिटल्स मिल गए ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब ही क्या है? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। जैसे सपोज करो SiCl4, SiCl4, तो जैसे आपका सिलिकॉन की बात करो जरा, है ना। देखो जैसे स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो यहाँ पे देखो Si, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, ठीक है। सिलिकॉन की जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो क्या हो जाएगा आपका? देखो नियॉन, ठीक है, 3s2 3p2, हाँ है ना। 3d0b, यस 3d भी तो आ चुका है थर्ड में। तो ये बोल रहा है भैया खाली पड़े हैं, अरे आने दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को सबको यहाँ पे भर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल आ गए वहां पे, तो भैया वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन ये तो लुईस एसिड है, देखो ये तो लुईस एसिड है, बिल्कुल है, ये लुईस एसिड है। लेकिन उधर ही बात करूं CCl4 की, तो क्या ये लुईस एसिड रहेगा? देखो स्ट्रक्चर तो इसका भी यही रहेगा, स्ट्रक्चर तो इसका भी यही रहेगा। लेकिन जरा आप कार्बन को देखो, कार्बन बोल रहा है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, करेक्ट। ये रहा 2s और ये रहा 2p। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे? 4 ऑर्बिटल हैं। 2d होता है क्या कुछ? नहीं, कोई भी खाली ऑर्बिटल बचा ही नहीं। 4 ऑर्बिटल थे, 4 ही बॉन्ड बना रहा है, तो उसके पास तो कोई खाली डब्बा ही नहीं है। तो खाली डब्बा नहीं है तो कहाँ रखेगा इलेक्ट्रॉन? अगर मान लो कोई डोनेट भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये बोल रहा है भैया कोई खाली डब्बा ही नहीं है, कोई खाली घर ही नहीं है, कहाँ रखूँ? कहीं नहीं रख सकता हूँ, कहीं नहीं रख सकता। तो इट इज नॉट अ लुईस एसिड, ये लुईस एसिड भैया नहीं है। तो आपको ये देखना है कि कहीं पे भी खाली ऑर्बिटल मिल गया, वहां पे आप इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हो, है ना। तो वहां वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसे ही जैसे आपका CO2 है, SO2 है, ये भी क्या है? एसिड्स हैं। अब ये कैसे एसिड्स हैं? जैसे आपका CO2 है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है आपका रेजोनेंस का, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक आप ऐसे बना सकते हो, C इधर डबल बॉन्ड O, और इस पाई बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ सकते हो O- और प्लस में, ठीक है। तो ये जो प्लस वाला सेंटर होता है, अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्लस आ गया ना यार, तो इस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है यहां से, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इट कैन बिहेव एज लुईस एसिड। सिमिलरली SO2 देखो ये है, अब इसका भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो? S डबल बॉन्ड O, इधर ये प्लस और इधर ये माइनस। तो अगेन ये जो आपका है, ये जो एंड सल्फर वाला एंड, ये है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये भी आपके CO2 और SO2 भी आपके लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, है ना। सारे जितने भी आपके एग्जाम्पल्स है लुईस एसिड के, वो मैंने आपको कवर करवा दिए। अब आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि क्या ये थ्योरी एकदम मतलब सबसे ऊपर है, कि इस थ्योरी का कोई लिमिटेशन ही नहीं है, क्योंकि इसने यार काफ़ी सारे कंपाउंड्स को कवर कर लिया। तो ऐसा नहीं है, इसके भी यार लिमिटेशंस हैं। देखो जो भी आपके चैप्टर्स चलते हैं वो मिली जुली सरकार बनती है ना, कि कुछ में हम अरीनियस लगाते हैं, कुछ में हम ब्राउनस्टेड लगाते हैं, कुछ में हम लुईस लगाते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी के भी एक वो हैं लिमिटेशंस हैं, है ना। तो क्या लिमिटेशंस हैं? देखो, इट फेल्स टू असाइन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। भैया ये थ्योरी वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं बता पाती।
ये बस ये कैटेगराइज कर देती है कि हाँ ये एसिड है, ये बेस है, लेकिन इट फेल्स टू असाइन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। ठीक है, ये एक आपका ड्रॉबैक है, ये एक लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड बेस रिएक्शन शुड बी अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब यार अगर एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना ही चाहिए इस थ्योरी के हिसाब से। क्यों? चलो भैया स्टार्टिंग में चलो आ जाओ, देखो क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से जो लुईस एसिड है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लुईस बेस है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनर। तो एक डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, एक डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे आपके मतलब ऐसे कंडीशन में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट ही बनता है। देखो ना, नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, बोरॉन सॉरी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, बोरॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो इसके हिसाब से कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना ही चाहिए इस थ्योरी के हिसाब से। लेकिन ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। जैसे सपोज करो आपका NaOH आया, आपका HCl आया, एक एसिड है और एक बेस है, तो ये क्या बनाएंगे आपका? NaCl प्लस, चलो पानी तो बनेगा ही बनेगा। अब NaCl में भैया कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। NaCl में Na प्लस है और Cl माइनस है। इसमें कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। तो लुईस थ्योरी के हिसाब से ये था कि भैया अगर एक एसिड आ रहा है और एक बेस आ रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो हमेशा डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखो NaOH और HCl रिएक्ट करे, कोई डेटिव बॉन्ड नहीं, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, सिंपल आयनिक बॉन्ड बना। तो ये भी एक लिमिटेशन थी इस पर्टिकुलर थ्योरी की। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो को इतना ही रोकेंगे हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वाटर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नई थ्योरीज पढ़ेंगे। इतने सारे आपके जो मिथ बना के बैठे हो आप लोग, वो दूर होंगे। pH स्केल क्या होती है ये समझ में आएगा, POH स्केल क्या होती है इसका हम लोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। आराम से लेक्चर्स देखते जाइए अच्छे से और एंजॉय करिए अपनी स्टडीज़ को। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।